चलो ठीक है, ये तो अपना कोनिकल पेंडुलम वाला था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने बोला था, वो किसी ने किया। चलो ठीक है, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम आपने बताया ना लास्ट में। अरे तुमको बोला था मैं सॉल्व करने के लिए, तो बोला ना तुम लोगों को कि एन निकल के रख रहा हूँ, बट टाइम पीरियड तुम लोग को निकालना था। चलो ठीक है, वो निकलते रहना तुम लोगों को। तुम लोग जो बोलते हो करते नहीं थे। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो जो काफी 1-2 मार्क के लिए ज्यादा बोलते ना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर्स, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ऑन व्हाट फैक्टर्स does the frequency of conical pendulum depends? Does the frequency of conical pendulum depend? चलो देख के बताओ मुझे। तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, राइट? कोनिकल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी उसका एक्सप्रेशन है अपने पास। किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है मुझे देख के बताओ जल्दी से। तुम लोगों ने लिखा है ना ये कि नहीं लिखा है? एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम? सबसे पहले चलो मैं ही बता रहा हूँ, पढ़ते लिखते नहीं है कुछ। हाँ बोल। कोनिकल पेंडुलम के लेंथ और मास के ऊपर डिपेंड होता है। लेंथ और मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसकी बात कर रहा हूँ? कोनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की। एक बार जरा फॉर्मूला पलट के देख क्या है। और आपने डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम बोला। तो मैं क्वेश्चन क्या लिखा, जरा सामने पढ़ तो सही कम से कम। क्वेश्चन क्या लिखा है? ऑन व्हाट फैक्टर डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स? मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कोनिकल पेंडुलम के, वो फॉर्मूला एक बार जरा निकाल। अब जो जिस बुक में तूने लिखा है उस बुक को ओपन कर जरा। तो देखो फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, n is equals to 1/2 pi under root g upon l into cos theta। अब ये थीटा क्या जरा बता दो। व्हाट इज द थीटा? थीटा क्या होता है? क्या होता है? एंगल। बट किसके साथ एंगल बना? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कि वर्टिकल एक्सिस के साथ? यहाँ पे थीटा इंपॉर्टेंट है। थीटा तो किसके साथ ले रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ से मुझे डायरेक्टली दिख रहा क्या कि मेरा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर g। सबसे पहला पॉइंट, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर g, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज आल्सो इंक्रीज। मुझे कोई बता सकता है जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? पोल के ऊपर होती है कि इक्वेटर के ऊपर होती है?
G value is maximum at which place? Whether it is maximum at पोल equator or whether it is maximum at pole. पोल में होता है। पोल में maximum होती है। सर इसी में इक्वेटर पे होती है। देख तेरा आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है। कोई तो श्योर आंसर बताओ। सर पोल में इक्वेटर होता पे है होती है। सर, इक्वेटर में होता है, इक्वेटर में। अब तो पोल बोल रहा है, पहले इक्वेटर। नहीं सर, मुंह से निकल गया। हमेशा याद रखो, इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और पोल पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है। कैसे देखना तुम लोगों को डिफाइन करना है। मुझे बताओ, जो तुम्हारा अर्थ है, अर्थ का शेप तो एग्जैक्टली सर्कल नहीं, वो एक जगह से बल्ज हो चुकी है और दूसरी जगह से कंप्रेस हो चुकी है। वो जहां से कंप्रेस हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और वो जहां से बल्ज हो चुकी है या फिर एक्सपांड हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। मुझे बताओ, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। अब देखो, जब मैं इक्वेटर की बात करता हूँ तो इक्वेटर के ऊपर कोई भी अगर मैं पॉइंट कंसिडर करूँ तो उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, सर डिस्टेंस ऑफ पोल में दैट ज्यादा पॉइंट। है ना, हाँ, अरे रुक ना, पोल में बता रहा ना, जरा रुक, सबर कर एक मिनट। इक्वेटर पे कैसा होता है कि इक्वेटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द मैक्सिमम, इज द मैक्सिमम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। तो यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी पोल के ऊपर, मैंने गलत बोला, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सुनो, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मुझे पता है कि इक्वेटर क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से सबसे ज्यादा दूर पे, सेंटर ऑफ अर्थ से सबसे ज्यादा दूर पे, मतलब रेडियस की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर क्या सबसे ज्यादा। अगर इक्वेटर के ऊपर रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी। अगर आर बढ़ेगा तो जी तो घटेगा ही, मतलब इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू सबसे कम, सबसे बराबर। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम हो। अब पोल की बात करते हैं। पोल पे क्या होता है? पोल क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से काफी नजदीक है। द पोल इज वेरी नियर टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। अगर आर की वैल्यू छोटी होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो पोल के ऊपर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा। चलो ठीक है, मैं कंफ्यूज हुआ था, कंफ्यूजन क्लियर। पोल के ऊपर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू सबसे कम। ओके, क्लियर सबको याद है? क्या क्लियर सबको है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर, मतलब फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसके बाद सेकंड, सेकंड क्या बोल सकते हो तुम लोग? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर लेंथ, मतलब जो तुम्हारा लेंथ की स्ट्रिंग है वो लेंथ की स्ट्रिंग के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। इसका मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय इनवर्स रिलेशन? क्या बता सकते हो? व्हाट इज मीन बाय इनवर्स रिलेशन? चलो इसका मतलब बताओ। ये जो एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब मुझे बताओ क्या होता है ये? इसका मतलब मुझे बताओ। पेंडुलम का जो लेंथ रहता है ना सर, वो हम्म, अगर बढ़ेगा ना तो सर फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी का, ओके सही है। ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीज होने वाला तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब ये इनवर्स रिलेशन, अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज अपने आप घटेगा, दूसरा चीज अपने आप घटेगा। उसके साथ थर्ड, थर्ड क्या दिख रहा था तुम लोग को? इट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द cos थीटा। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लोगों ने थीटा को जितना छोटा किया, थीटा इज द एंगल मेड, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे ध्यान से सुनो, theta is the angle made by the length of the string with the vertical axis, with the सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
इनविजिबल है सबको? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये फ्रीक्वेंसी ना, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। n is directly proportional to the root over g, n is inversely proportional to the root over l, n is inversely proportional to the cos theta। और एक चीज क्या दिख रहा था तुम लोगों को? अब यहाँ पे देखो n एक is 2 पाई वाला भी है। अरे 2 पाई कैसे, 2 पाई बदल जाएगा कभी, मुझे ये बता। नहीं, अरे 2 पाई कांस्टेंट है मेरे बता, जो चीज कांस्टेंट होती है उसके ऊपर कोई चीज कैसे डिपेंड करेगी? जो चीजें वेरिएशन, उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है। प्रोपोर्शनैलिटी किसके किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं अपन? जो जो क्वांटिटी चेंज हो सके, जैसे जी की वैल्यू चेंज होती है इक्वेटर, पोल, हर एक जगह। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी चेंज, थीटा कैन बी चेंज, जिसके जो वेरिएबल होता है उसके साथ अपने को रिलेशन देखना है। भाई 2 पाई कैसे बदलेगा? 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, यहाँ पे याद रखना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, frequency of conical pendulum does not depend upon the mass of the ball. Conical pendulum does not depend on mass of the ball of the, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो पहले स्टार्टिंग में मास बोल दिया था एक जगह। It depends upon the mass of the ball, but it does not depend upon the mass of the ball। ठीक है, देख सर लो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सबको क्लियर है ना आवाज? एक बार ऋतिराज चेक कर ले तेरा इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, कनेक्ट तो है। एक बार चेक कर ले इंटरनेट। बाकी सबको आवाज क्लियर है कि कोई प्रॉब्लम है किसको? क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है, चलो एक बार चेक कर ले ऋतिराज, ठीक है? इंटरनेट चेक कर ले अपना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉल। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉल। सिमिलर एक्सप्रेशन किसके लिए आएंगे? सिमिलर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ऑन व्हाट फैक्टर डज द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स? ऑन व्हाट फैक्टर डज द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स? अब देखो मैंने, चलो ठीक है मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा पूछ सकता है। ऑन व्हाट फैक्टर, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ऑन व्हाट फैक्टर time period of conical pendulum सर what is the unit of time period? सेकंड। seconds? सच्ची में? एक मिनट रुको। what is the unit of time period? जल्दी से। एक सेकंड रिवॉल्यूशन अपॉन सेकंड। क्या क्या फिर से बता। रिवॉल्यूशन पर सेकंड। समझा नहीं मैं क्या बोला? जरा जोर से यार, आवाज नहीं आ रहा ठीक से।
यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या बोला तूने, समझा नहीं, डिवीजन कुछ बोल रहा था। revolution per second sir. रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, अरे रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं सर, वो फ्रीक्वेंसी का है तो टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड? सेकंड सेकंड। सेकंड, ये सही है ना। बट टाइम जहाँ पे आएगा वो यूनिट क्या लेके आएगा, सेकंड ही लेके आएगा, ठीक है। अब चलो तुम लोग खुद देख के मुझे बताओ, डिपेंड किसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, क्या टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई होगा? क्या टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई होगा? हाँ सर। होगा, सही है। किसने कहा था ये आंसर? डिनोमिनेटर मैं 2 पाई की बात कर रहा हूँ, 2 पाई टाइम पीरियड नहीं सर। हाँ, होगा 2 पाई टाइम पीरियड 2 पाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा सही है, देखिए आपका मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई, बराबर। हाँ कौन है ये, कौन सही से बोल रहा है इसके लिए? कितने जन एग्री करते हैं कि ये सही है रिलेशन? कोई है जो एग्री करता है कि ये रिलेशन सही है? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ सर, Screen नहीं नहीं? दिख रहा है। हाँ सर। अरे यार बोल लेगा ना स्टार्टिंग में ही। दिख रहा है अब? हाँ सर। अरे सब बोलते जा रहे, मुझे भी नहीं समझ में आता वो। अब दिख रहा है ना, चलो अब बताओ, क्या टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2 पाई पे? सर क्वेश्चन वापस रिपीट करो। ये जो मैंने लिखा था एक स्टार्टिंग में, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई, हाँ सर, होगा ना। होगा ना? चलो चलो ठीक है। सर हाँ आप इसको 1/n के लिए n = 1/t और तेरा जरा, तेरा एक मिनट सुन रहा, जरा आवाज, तेरा माइक जरा स्लो आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। अभी ये रिलेशन सही है क्या? देख दिलीप तो सही बोल रहा है। सर सही है, लेकिन मैं बोल रहा 1/n की जगह 1/t रख के करेंगे तो सिंपल रहेगा ना नहीं समझा क्या बोला था? सर। 1/t = 1/2 पाई। 1/t इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, ऐसे तो क्या हुआ? सर मतलब नॉर्मल अपना फ्रीक्वेंसी और फॉर्मूला लगा के और टाइम पीरियड लगाएंगे तो हमको सामने दिखेगा कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई। रुको जरा, ये गलत है रिलेशन। क्यों गलत है मुझे बताइए? 2 पाई कांस्टेंट है ना। अरे कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो प्रोपोर्शनैलिटी का क्या असर गिरेगा उसके ऊपर? ओम्स लॉ लिखते तुम, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जैसे करंट बदलेगा वोल्टेज की वैल्यू बदलेगी। तो तुम लोग r की वैल्यू लिखते हो, कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट, वो किसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ये 2 पाई भी क्या एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करे, तो यहाँ पे 2 पाई का कोई मतलब ही नहीं बना। अरे तुम लोग ऊपर का डेरिवेशन देखे नहीं क्या? मैंने कितना बोला था तुम लोगों को, 2 पाई एज अ कांस्टेंट है। जैसा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा टाइम पीरियड के ऊपर, उसका बराबर उल्टे तरीके से टाइम पीरियड डिपेंड करेगा इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। और ये दिलीप कैसी बात कर रहे थे, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई, ये सही होगा। मैंने उस क्वेश्चन में बताया था ये 2 पाई कांस्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और तुम लोग ध्यान नहीं देते ठीक से। यहाँ पे टी देखो, कभी भी तुम लोग अगर प्रोपोर्शनैलिटी निकलना तो किसके साथ निकलती है प्रोपोर्शनैलिटी? वेरिएबल्स के साथ निकलती है। क्या 2 पाई वेरिएबल है? क्या 2 पाई की वैल्यू बदलती रहती है? क्या 2 पाई की वैल्यू चेंज होती है क्या? बस मुझे ये बताओ। नहीं अगर तुम लोग खुद बोल रहे हो नहीं बदलती है, तो कैसे प्रोपोर्शनैलिटी बता दो तुम लोग कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई होगा? जो चीज कांस्टेंट होती है उसके साथ कोई प्रोपोर्शनैलिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। 2 पाई इज अ कांस्टेंट, तो नो रिलेशन विद द 2 पाई। रिलेशन किसके साथ होगा? रूट ओवर एल के साथ, क्योंकि रूट ओवर एल लेंथ कैन बी वेरी, रूट ओवर एल। उसके बाद सेकंड रिलेशन क्या होगा? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर कॉस थीटा। थर्ड रिलेशन, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर, सॉरी 1/√L, 1/√L रूट जी। जैसे क्या पता चल रहा है, अगर तुमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है? इंक्रीज।
अगर तुम लोगों ने cos थीटा को इंक्रीज कर दिया, थीटा को इंक्रीज कर दिया, थीटा को इंक्रीज कर दिया, तो cos थीटा, यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से, बताओ। तुम लोगों ने cos थीटा का रिलेशन पढ़ा, cos जीरो की वैल्यू कितना होता है? वन cos जीरो वन One. होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2. cos 45, 1/√2. 1/√2. उसके बाद और क्या अपने पास, cos 90 कितना होता है? cos 90 0. जीरो जीरो होता है। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है तेरे को? देखो, जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? रेड्यूस हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? रेड्यूस हो रही है. क्या हो रही है? रेड्यूस हो रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो मेरा ये जो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लोगों ने थीटा को इंक्रीज कर दिया, इफ यू इंक्रीज द थीटा देन योर cos थीटा विल डिक्रीज, इफ यू इंक्रीज द थीटा देन द cos थीटा विल डिक्रीज। अगर cos थीटा डिक्रीज होगा तो तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा क्या हो जाएगा, कम की ज्यादा? बढ़ेगा क्या बोला, सुना नहीं दिया मैंने। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, देख ले भाई, क्योंकि क्या सर आपने क्या बोला? मुझे बता, cos थीटा का भी तुम लोगों ने देखा है रिलेशन, कि जैसे जैसे उसका थीटा की वैल्यू बढ़ती है, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 पे जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। cos 0 पे उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू और cos 90 पे सबसे मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तुम लोग थीटा को इंक्रीज करो तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हाँ सर. हाँ सर. अगर cos थीटा डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम होगा ना. कम होगा। अब इसका मतलब क्या है कि एज यू इंक्रीज द थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और सर ऊपर तो भी फिर सेम रिलेशन, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? ऐसे बोल सकता है, बट यहाँ पे देख, थीटा ऐसा सेपरेट क्वांटिटी नहीं, तो तुझे लिखना पड़ेगा क्यों ऐसा। तो यहाँ पे देखो, इन सेकेंड रिलेशन, इन रिलेशन T is directly proportional to root over cos theta. As theta increases, value of cos theta decreases. Cos theta decreases. Hence, time period will decrease. टाइम पीरियड विल डिक्रीज। ठीक है, ये उसके अंदर ही लिखना था हम लोगों को, सेपरेट ही मतलब। उसके बाद सिमिलरली यही रिलेशन यहाँ पे भी लागू होगा, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी सेम आएगा रिलेशन। as theta increases, इसको सेपरेटली लिखना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत लिखना पेपर में, समझे क्या? पेपर में ऐसे एरो मत डाल के लिखना, ये जैसे तुम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो इसके बाजू में तुम लोग को लिखना है, इसके बाजू में या फिर इसके आगे ही लिखना, क्या कि as theta increases value of cos theta will decreases, value of cos theta decreases, hence इसमें n बढ़ेगा ना. hence value of n increases, ठीक है। और पेपर में थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, ये तो मैंने ऐसे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने ऊपर लिखा, और तुम लोग एकदम नीट बोलते ना, एकदम अच्छे से लिखना। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब मुझे ये बता, क्या तुम्हारा टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर मैं बॉब के मास को बढ़ा दूं, अगर मैं क्या कर दूं, बॉब जो है अपना, उसके मास को मैंने इंक्रीज कर दिया काफी ज्यादा, तो क्या टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर गिरेगा? बताओ, हाँ सर. गिरेगा? सही बोल रहा है। कौन कौन एग्री कर रहा है? जी का वैल्यू है ना सर. कौन कौन एग्री कर रहा है प्रणय की बात के ऊपर? हाँ सर, अगर क्वेश्चन बताओ. अगर मैंने बॉब के मास को इंक्रीज कर दिया तो टाइम पीरियड के ऊपर असर गिरेगा कुछ? नहीं सर. प्रणय तो बोल रहा है गिरेगा करके। सर वो डिपेंड करता है. इसके ऊपर वैक्यूम में कि सर ऐसे नॉर्मल? वैक्यूम में, चलो ठीक है, वैक्यूम में मान के चलो, अब मैं आज के बाहर लेके गया में इसको। कोई सर। इफेक्ट नहीं होगा सर।
सर वैसे जी में से तो कुछ इफेक्ट effect होगा नहीं ना होगा। सर? ओके देखिए, एक बंदा बोल रहा है कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, अब तू बोल रहा है कि जी अफेक्ट करेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मास, मास, द मास ऑफ द बॉब विल अफेक्ट द टाइम पीरियड और नॉट? यस सर। अफेक्ट करेगा, सही है। अब कैसे करेगा ये भी बता। सर कौन मैं बताऊं? तू बता, तू ही तो सर बोला ना अफेक्ट करेगा। सर जी का वैल्यू इफेक्ट होगा ना सर मास से? मुझे बता, तेरे 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन पढ़ा है? हाँ सर। पढ़ा है? उसके अंदर हाँ एक सर। स्टेटमेंट आता है कि मास डज नॉट चेंज, मास डज नॉट चेंज, पढ़ा ही है? अगर मैं अर्थ पे रहूं या फिर मैं प्लूटो पे जाऊं, मेरा मास सेम ही रहेगा। हाँ सर। पढ़ा ही है? तो हाँ जी सर। के ऊपर मास का क्या रिलेशन है? जी और मास का क्या संबंध है? सर स्मॉल जी चेंजेस सर टाइम प्लेस टू प्लेस। अरे वो चेंज हो रहा है भाई, वो तो सही है, मैं मास की बात। चेंज हो रहा है। क्या तेरा मास तेरे हाँ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के ऊपर कुछ असर डालेगा क्या? तेरा मास नहीं सर, सॉरी सर, बॉब जो है ना, बॉब जो पेंडुलम को लगा रहता है नीचे, जो बॉल रहता है, उस बॉल का मास क्या टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के ऊपर कुछ असर डालेगा? सर सोच जी ले। को देख के तो लग रहा है। नहीं लगेगा। अरे भाई, जी को क्यों घुसा रहा तू बीच में? फॉर्मूला में ही मास नहीं है। अब फॉर्मूले के अंदर ही मास नहीं दिख रहा तो तू जी को क्यों जबरदस्ती उसके अंदर रिलेशन बना रहा है उसके साथ? अरे जी अलग है, जी का क्वांटिटी अलग है, उसके साथ रिलेशन देख लिया आपने। मैं मास की बात कर रहा हूँ, क्या मास ऑफ द बॉब से कुछ असर गिरेगा टाइम पीरियड के ऊपर? आंसर है नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं पे भी मास नहीं दिख रहा मुझे। तो जबरदस्ती रिलेशन मत बनाओ, स्टार्टिंग में आंसर दे दिया था एक बंदे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। और वैसे भी यार तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने फ्रीक्वेंसी में कई बात किया था मास को, देख लिखा भी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती तो टाइम पीरियड कहाँ से डिपेंड करेगा? अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती कोनिकल पेंडुलम के ऊपर और बॉब ऑफ द मास के ऊपर, तो टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करेगा? दोनों तो एक दूसरे के भाई है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अगर एक की दुश्मन है दूसरे के साथ, तो दूसरे भाई की भी उसके साथ दुश्मनी ऑटोमेटिकली होगी। तो ऐसा सीन है यार, समझा? अब यहाँ पे मास और जी के अंदर मत रिलेशन क्रिएट करना, मतलब फंस जाएगा। अगर तू जिस हिसाब से बोला कि जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो मेरा मास डिक्रीज होना चाहिए मून के ऊपर जाने के बाद। ऐसा होता है कभी? अगर तू बोल रहा है कि जी की वैल्यू अगर इंक्रीज डिक्रीज होगी तो मेरे मास के ऊपर असर करेगा। तो अर्थ के ऊपर मेरा मास 40 है, तो अगर मैं मून पे जाता हूँ तो मेरा मास क्या हो जाएगा? 40/6, क्योंकि जी की वैल्यू अपने जी वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ अर्थ। तो मेरा मास चेंज हो जाएगा मून पे जाकर। ऐसा होता है? अभी सोचा देख, जरा एक बार ट्राई करके देख। द वैल्यू ऑफ, देख तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि मास बदलता नहीं, बट प्रणय ने नई डिस्कवरी किया क्या कि मास बदलता है। अगर तुमने जी की वैल्यू को बदल दिया तो मास की वैल्यू बदलेगी। सही है क्या प्रणय? तो यहाँ पे अभी हमेशा याद रखो, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द जी, मास फिक्स्ड होता है। ये छोटी छोटी बातें तुम लोग को याद होनी चाहिए, हो जाता है कभी कभी मिस होता है, कोई टेंशन नहीं, बड़ी बात नहीं। ठीक है चल। Yes, time period is independent of the frequency. Time period is independent. Time period and the frequency is independent from the mass of the, is independent from the mass of the. चलो एक सवाल कर लो, एक न्यूमेरिकली छोटा सा, उसको ट्राई करना, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एक सवाल ले लो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। चलो ठीक है, सॉल्व करना। A stone of a mass 2 kg is will in a horizontal, और गर्ल्स की तरफ से कुछ आंसर नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है गर्ल्स का? हर एक लेक्चर में पूरा पूरा एक्टिव ही नहीं रहता कोई, तो पढ़ना ही नहीं तुम लोग। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है,
और ज्यादा करके गर्ल्स की तरफ से आंसर आना चाहिए, बॉयज तो आंसर दे रहे हैं, उसका कोई टेंशन नहीं, गर्ल्स का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। Attached at the end of 12.5 चलो ठीक है, ये सब सॉल्व करो जल्दी। टाइम पीरियड ना टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। सर जी सर क्या हुआ? जी 10 है ना जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू को 10 लेके चलो, कहीं दिया नहीं रहेगा तो जी की वैल्यू 10 है, चलो मैं दे देता हूँ। जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। चलो सर ट्राई करो ना, आंसर गर्ल्स की तरफ से चाहिए पहले बोलो, इनएक्टिव नहीं रहना क्लास में। ट्राई किया सब लोगों ने, आंसर कुछ आया क्या? चलो अपना आंसर वेरीफाई करो। चलो हाँ गर्ल्स की तरफ से, चलो गिवन बताओ जल्दी, गर्ल्स बताएंगे व्हाट इज द गिवन। 31 सेकंड क्या वो 31 सेकंड रुक जा जरा, एक मिनट रुक जा, गर्ल्स गर्ल्स को आंसर देंगे। हाँ गर्ल्स जल्दी। सर m given में mass is equals to 2 kg. वहां से क्वेश्चन 2 भेजिए, ओके। और क्या दिया? थीटा equals to 30 डिग्री ओके, और और g का वैल्यू 10। 10 मीटर पर सेकंड, और हाँ कुछ दिया? हाँ लेंथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.5 मीटर और 1.5। टाइम पीरियड ढूंढना। तो साथ ही साथ फॉर्मूला भी बता देना। t is equals to 2 pi रूट लेंथ
cos theta upon g. रूट एल cos थीटा अपॉन जी, हम्म, सही है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 पाई इंटू अंडर रूट एल की वैल्यू कितना 1.5 cos 30 अपन जी का वैल्यू कितना 10 2 पाई इंटू रूट 1.5 इंटू cos 30 कितना होता है रूट 3/2 cos 30 is रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू रूट। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 1.5 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को नीचे ले गया तो कितना आएगा 20 आएगा 20 आएगा। सर टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है, क्या हुआ टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है कैसे, सर, ये गूगल में दिया है, किस में दिया, गूगल में दिया है सर। क्या फॉर्मूला। सर मतलब जब एंगल 15 डिग्री या फिर उससे कम रहेगा ना, तो सर उसका एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है बता। 2 पाई इंटू रूट एल जी है, मतलब वो कॉस थीटा नहीं है। 2 पाई इंटू रूट एल जी, और थीटा अगर ज्यादा रहेगा तो वो सर ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे इतना क्यों कंफ्यूजन पालना है ना अपने, सीधा सीधा अपन डाल देंगे फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। देखो कैसा है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले रटने की कोशिश मत करो, मैं तो पागल हो जाओगे इतने फॉर्मूले। एक ही फॉर्मूला यूज करना है बेसिक, ज्यादा मत सोचते बैठो थीटा की वैल्यू कम ज्यादा। पहली बात ये तुम लोग को फॉर्मूला एग्जाम में याद ही नहीं आएगा, याद कौन सा आएगा यही आएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस उन्होंने ज्यादा की। गूगल वाले तो अरे भाई दुनिया भर की रिसर्च करके डालते फॉर्मूला, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलो मैं क्या बात कर रहा था, यस ये 1.5 इंटू रूट 3 ना, सॉल्व करते जरा इसको भी। 1.5 बोलेगा तो कितना लिख सकता हूँ मैं, 3/2 इंटू रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय कितना, ये 20। अगेन देखो नीचे जाएगा ही, सो 2 पाई इंटू रूट ओवर 3√3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 40। ये 2 को अंदर लेकर, जैसे ही 2 अंदर आएगा तो 4 बन के आएगा, क्योंकि रूट के अंदर आ गया। सो 4 इंटू 3√3, ये समझा गया स्टेप, बताओ जरा ये स्टेप समझा गया। अब इस 4 को फिर से बाहर लेके जाओ, देखो क्या मिल रहा है, क्या यही एक्सप्रेशन मिल रहा है फिर से। इस 4 जो है ना, इस 4 को रूट के बाहर लेके जाओ, क्या यही सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है क्या। हाँ सर। मतलब क्या होता है कि जो रूट के बाहर टर्म है उसको मैं रूट के अंदर लेके आ सकता हूँ, बस कंडीशन क्या करना, बस क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, उस नंबर का स्क्वायर उस रूट के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या करेगा, रुको एक पहले तो ये 0, अब देखो ये 4 से ये कट गया 10 टाइम, खत्म कर दो इसको। कितना आ गया, देखो ये 5/3√3 अपॉन, अब डिवीजन करना पड़ेगा इसको और रूट निकालना है। चलो ट्राई करते, लॉग बुक है सब लोग के पास। लॉग बुक से तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास नहीं है। चलो ये वाला सम तुम लोग एक बार ट्राई करें, इसके बस आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ तुम लोग क्या आंसर है, बट तुम लोग इसको किससे करना सो, इसको सॉल्व करना है तुम लोग को लॉग बुक से, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, इसका जो आंसर आ रहा है वो मुझे आ रहा है 2.26। इसको तुम लोग लॉग बुक से सॉल्व करके दो, और तुम लोग को लॉग बुक पेपर में लिखना कंपलसरी है 2.26। सर लॉग बुक पेपर में लेके जा सकते हैं? लॉग बुक पेपर में लेके ही जाना रहता है। वैसे भी इस साल का पेपर कैंसिल हुआ है, तो पता है ना सबको। सर सीबीएसई का इस हुआ है साल ना? का हुआ है, हमारा थोड़ी छोड़ना, सीबीएसई का क्या नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड का कैंसिल है। सर हम लोग का, नहीं रे बता, हाँ 21 का ना। चलो ठीक है छोड़ो ये। हमको देने का है। तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, अब तुम लोग अपने इस पे आते हैं नए डेरिवेशन पे, ये वाला तुम लोग को सब लॉग बुक से करना चाहिए। अब मैं नए क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूँ। अभी तक अपन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे,
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब क्या पढ़ना अपने को? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ बोलना होगा। सर यहाँ पे √3 का वैल्यू हम लोग 1.7 डाल के सॉल्व कर सकते हैं। कर सकता है ना, कोई टेंशन नहीं, बट मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, फिर बाद में लास्ट में रूट निकालना ही पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, अब देखो अब तक अपन क्या पढ़ रहे थे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पर। अब क्या पढ़ना है अपने को? अब अपन सभी के सभी केसेस देखें किसके लिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसके लिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो अपने को पता है, बेसिक चीज है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है, तो अपने को लिखना चाहिए। क्वेश्चन लिखता है, व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन? कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? सोचो जरा था बस। व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन? सर सर्कुलर मोशन परफॉर्म ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस। इसको मैं ऐसे लिखूं तो बॉडी इज रिवॉल्विंग body is revolving in a vertical circle, in a vertical circle, in the gravitational field of Earth. Gravitation field of Earth is said to perform vertical circular motion. क्या ऐसे लिख सकता हूँ? सर वो कौन से एक्सिस पे हो रहा है कैसे पता वर्टिकल चलेगा? सर्कुलर मोशन। क्या हुआ? सर कौन से एक्सिस में हो रहा है कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नहीं समझो। सर देख अगर तू वर्टिकल की बात कर, अपन अभी यहाँ तक जितने भी डायग्राम देख रहे हो सब 2D डायग्राम देख रहे हो, कोई भी डायग्राम अभी तक 3D नहीं देख रहे। अगर मैं 2D डायग्राम देख रहा हूँ तो 2D डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है? तू खुद बताएगा। 2D डायग्राम जो तेरे स्क्रीन के ऊपर दिखा, स्क्रीन के ऊपर जो दिखता है मेरे पास वो 2D है, ठीक है। 2D डायग्राम में कौन से एक्सिस होता है? सर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। तो एक्स तो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल कौन सा है? वाई। वो क्या सॉल्व करते हैं आंसर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है बाबा, ये देख। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गया तुम्हारा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे, कुछ समय बाद यहाँ पे, कुछ समय बाद यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बस इतना ही सा अंतर है। अंतर कहाँ पे आता है और देखो, और अंतर आता है कहाँ पे? लीनियर स्पीड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले हटा दो ये पेन पे। फर्स्ट पॉइंट दो तुम्हारा, सेकंड पॉइंट देखो, इसे इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? सिर्फ ग्रेविटी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? ग्रेविटी। ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन is controlled by gravity. A vertical circular motion is controlled by gravity. सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं स्टेटमेंट होना सर, मैं गलत लिख दिया। देखो मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट लिखता हूँ। A vertical circular motion, a vertical circular motion which is controlled only by gravity, ऐसा लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ऐसा वर्टिकल सर्कुलर, एक मिनट रुको guys।
चलो ठीक है। तो आप देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसको कंट्रोल करने वाला कौन है, सिर्फ ग्रेविटी है, वो हमेशा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A vertical circular motion which is only controlled, ऐसा लिखना चाहिए, a vertical circular motion which is vertical circular motion which is only controlled by the gravity, which is only controlled by the gravity, is a non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion, because इसका रीजन भी लिख रहा हूँ, बिकॉज देखो नॉन यूनिफॉर्म की बात क्या मतलब, इस यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी लीनियर स्पीड जो होगी, उसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। मुझे बताओ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज यूसीएम? यूसीएम मतलब क्या होता है? The object is said to perform uniform circular motion if it moves with linear speed or constant linear speed or angular velocity. ओके सही, मतलब कांस्टेंट लीनियर स्पीड होना चाहिए। बट इस केस में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हिच इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज its linear speed is not constant, because its linear speed does not remain constant. Its linear speed, because linear speed of body आना चाहिए, because it's नहीं आएगा, because linear speed of its body मतलब वो जो बॉब लटका हुआ रहता है ना उसकी बात कर, because मैं फिर से सेट करूँ। अरे यहाँ बॉब कहाँ से आ गया? तो भाई साहब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बॉब तो आएगा ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। सर बॉब नहीं ऑब्जेक्ट हो गया ना सर। अरे तो बॉब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, बॉब भी तो एक काइंड का ऑब्जेक्ट है ना। तो लेकिन बॉब बोले तो आप पेंडुलम का याद आता। क्या मैं रस्सी को नहीं बांध सकता क्या उसी बॉब पे? पेंडुलम क्या मैंने तोड़ दिया वो बॉब को और लगा दिया रस्सी को, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया, बस इतना ही फर्क है। सर मतलब कोई भी रिलेट कर सकता पेंडुलम से, इसलिए। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ठीक है। Vertical circular motion is controlled by only gravity is a non-uniform circular motion because linear speed of the object linear speed of object does not remain constant. Does not remain constant. बट ये अपना जो सर्कुलर मोशन होगा ना ये पीरियोडिक होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो मोशन होगा पीरियोडिक होगा, दिस मोशन विल बी पीरियोडिक। हाँ भले वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट द मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर, ओके ये स्टेटमेंट में लिख दो, बट द मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर, बट द मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर। Periodic in nature, but the motion is periodic in nature. Okay. उसके बाद अब एक सवाल बनता है क्या, देखो ये वाली केस को अगर तुम लोगों को देखना तो क्या करो तुम लोग ना, एक रस्सी लो, इसको लास्ट में ना पत्थर बांधो, उसके जो एंड होता है ना रस्सी का उधर पत्थर बांधो और उस रस्सी को गोल गोल घुमाओ। उस रस्सी को क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन में गोल गोल घुमाओ। तो उस केस में क्या दिख रहा है, जब पत्थर उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उस पत्थर को नीचे खींचेगा। क्या करेगा, नीचे खींचेगा। अब जैसे पत्थर ग्रेविटी क्या करेगी, उस स्टोन को जब नीचे खींचेगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो अपने आप उसकी लीनियर स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अपने आप ही क्या हो रही है, उसकी लीनियर स्पीड चेंज हो रही है।
क्योंकि और एक रीजन उसके पीछे क्या है कि जो तुम्हारी रस्सी है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रस्सी क्या ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ग्रेविटी के कारण उसके अंदर काफी ज्यादा मोशन आने के चांसेस होते हैं। बट अगर वही मैं क्या करता हूँ, एक रॉड लेता हूँ, तो तुमने देखा रहेगा जो रॉड घुमाते हैं, जो लकड़ी वगैरह घुमाते तुम लोगों ने देखा रहेगा, वो भी क्या एक तरीके का वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वैसे ही कुछ मैंने रॉड लिया और रॉड के एंड पे मैंने ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया। इट कैन बी एनीथिंग, स्टोन, एक आध मैंने छोटा सा बॉल लगा दिया, मेटल का बॉल लगा। अब देखो, जब मैंने मेटल का बॉल लगाया उस रॉड को, मैं क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं रॉड अब के ले, अब मैं रस्सी नहीं ले रहा, अब मैं क्या ले रहा हूँ, रॉड। मैंने रॉड लिया, रॉड के एक एंड पे, दोनों एंड पे मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, जो एक स्टील बॉल हो सकता है या फिर एक कोई रबर बॉल, मैंने कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब जैसे ही मैं उस रॉड को घुमा रहा हूँ, अब रॉड फ्लेक्सिबल नहीं, रॉड इज नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब अगर रॉड फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होगा, ग्रेविटी के कारण वो अपने आप नीचे नहीं आएगा, क्योंकि रॉड क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा, वो नॉट अ फ्लेक्सिबल रॉड, वो क्या काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस केस में जब मैं रॉड ले रहा हूँ और उस रॉड का वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हूँ, तब उस केस में मेरी लीनियर स्पीड कभी चेंज नहीं होती, उस केस में मेरी लीनियर स्पीड कभी चेंज नहीं होती। बट अगर मैं रोप ले रहा हूँ तो रोप में मेरी लीनियर स्पीड बदलती रहती है, क्योंकि रोप क्या है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो रस्सी तो फ्लेक्सिबल है, तो रस्सी एक जगह से बेंड हो जाएगी, रस्सी क्या हो जाएगी, एक जगह से बेंड हो जाएगी, और अपने आप ही लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा उसका, चेंज होती जाएगा। बट रॉड क्या होता है, रॉड तो एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ग्रेविटी ब्यूटी का कोई असर नहीं होता उसके। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, फिर भी वो ऑब्जेक्ट उस रॉड को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके नीचे नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट रॉड के साथ ही घूमेगा। तो रॉड तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घुमा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, कांस्टेंट लीनियर स्पीड के साथ घूमेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि सब बाउंसर क्या है? हेलो, सर मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता फिर तुम लोग को समझ। थर्ड, in a controlled vertical circular action, such that body is attached to a rod. Body is attached to a rod. The linear speed of the body is constant. So the motion is UCM, no? Uniform circle. So motion is uniform and periodic in nature. Uniform and periodic in nature. Agree करते हो इससे? Periodic in nature. तो ये वाले तीनों पॉइंट समझे तुम लोग को, बस ये बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये थर्ड पॉइंट नहीं समझा? देखो यहाँ पे अज्यूम करो तुम्हारे हाथ में एक रॉड है, अज्यूम करो तुम्हारे हाथ में एक रॉड, उस रॉड के दोनों एंड के ऊपर तुम लोगों ने एक बॉल को अटैच कर दिया, कुछ भी कर, मतलब कुछ भी गम वगैरह लगे तुम लोग क्या करते हो, उसको अटैच कर दिया उसको। अब तुम लोग उस रॉड को घुमाओ, क्या वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर उस रॉड को तोड़ के ऐसा नीचे आएगा क्या? जब मैंने बॉल को फिक्स कर दिया उस रॉड के ऊपर, तो वो भी क्या बन गया, एक रॉड का हिस्सा बन गया अपने आप। वो भी क्या हो गया, रॉड का हिस्सा बन गया। रॉड जितने वेलोसिटी के साथ, जितने लीनियर स्पीड के साथ तुम लोग घुमाओगे, उतने ही लीनियर स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट भी घूमेगा, उतने ही लीनियर स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट घूमेगा। अगर रॉड का अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली बात है जो तुम्हारा बॉल होगा उसका भी मोशन कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा। बट अगर मैं रॉड की जगह पे रस्सी लगा, अब रस्सी कैसी फ्लेक्सिबल है,
रस्सी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अगर रस्सी फ्लेक्सिबल है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी जो एक्ट कर, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो एकदम एंड पे कनेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट होती है, उस ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो रस्सी फ्लेक्सिबल होती है, राइट? तो ग्रेविटी क्या करेगी, उस बॉल को नीचे खींचेगी, तो जैसी बॉल नीचे आएगा तो रस्सी भी क्या फ्लेक्सिबल है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, नीचे आएगा। अगर ये दोनों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, तुम लोग के ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वो हर एक जगह पे बदलती रहेगी। कैसे बदलेगी? अगर जब बॉल तुम्हारा एकदम नीचे हो, when the ball is very close to the earth surface, तब उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। जब बॉल जो है तुम्हारा, मैं बॉल ले रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट बॉल दोनों सेम, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सबसे टॉप पोर्शन पे लेके, तुम लोगों ने देखा रहेगा फ्री फॉल वाला केस, जब ऑब्जेक्ट सबसे टॉप के ऊपर जाता है तब ग्रेविटी क्या करती है, उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो बॉल जैसे टॉप के ऊपर जाए तो तुम्हारा बॉल कहाँ पे आएगा, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आने की कोशिश करो, वर्टिकली डाउनवर्ड आने की कोशिश करो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ उसके ऊपर काम करो। अब रस्सी फ्लेक्सिबल है, तो रस्सी के फ्लेक्सिबल नेचर का उपयोग करके क्या करेगा, वो सीधा सीधा टॉप पोजीशन से सीधा बॉटम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। अब जब वो टॉप पोजीशन से सीधा बॉटम पे आ रहा है, अब वो तो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर लेगा, बट उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, बदल। बट रॉड के केस में नहीं कर सकता। मुझे बताओ, क्या रॉड ऐसा पिचक के नीचे आता है? तो वैसा देखा तो मैंने, अगर देखा रहेगा तो बहुत सही है, रॉड अलग अलग मटेरियल का है। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, इसको बोलिए। हाँ, इसमें मास मैटर करता है। तेरा आवाज नहीं आ रहा था, जरा जोर से बोलेगा, माइक जरा। मास मैटर करता है सर इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और डिपेंड, हाँ, मास मैटर क्यों नहीं करेगा, करेगा ना। इसलिए तो मैं नॉन अगर यूनिफॉर्म मास सर्कुलर, ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है बॉडी का और रॉड का मास कम है तो रॉड बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड होगा? और बॉडी का मास चल ज्यादा ठीक है, है कितना बड़ा मास लगेगा मुझे? और डबल ले जो लेंगे, चल। रॉड रहेगा वो 1 kg और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो 50 kg। तब तो तेरा रॉड ही टूट जाएगा, झेल ही नहीं पाएगा, स्टार्टिंग में टूट जाएगा। प्रैक्टिकल सोचा है, अगर मैं 50 केजी सर के उसको रॉड घुमा भी को, नहीं पाएगा वो। देखना, अगर मैं 1 केजी का रॉड हूँ, उसको 50 केजी का मास लगा रहा हूँ, मुझे बता क्या वो घूम पाएगा, कभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? और अगर एक बार एक्सीलरेशन दे दिया तो तो लगाओ 50 किलो, दोनों तरफ तो 50-50 किलो लगाएगा। देख, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो दोनों तरफ तो लगाना पड़ेगा। चल ठीक है ना, तो एक ही तरफ लगा, तूने एक हाथ में रॉड पकड़ा, मुझे बताओ रॉड तेरे से उठेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अरे देख भाई, जो फिजिकली पॉसिबल है उसी का अपने को एनालिसिस करना। ऐसा नहीं कि मैंने एक रॉड लिया 1 केजी का और उसके सामने 100 केजी का वेट, अरे बट उसको घुमाने तो आना चाहिए ना। सर जाइंट व्हील। जायंट व्हील, जायंट व्हील की बात, हाँ, वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक पार्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सोचो, इमेजिनरी मत सोचना। तो बोलोगे सर मैं रॉड लेता 1 किलो का और उसके एंड के ऊपर में 100 किलो का कुछ लगा दो, और फिर देखते क्या होता है। भाई वो 100 किलो का उठेगा नहीं मेरे से। प्रैक्टिकल सोचना, अपने को ज्यादा डीप एनालिसिस हो, ऐसा नहीं तो वैसा होगा, इतना नहीं सोचना भाई। जो अपने को आंसर, जो अपने को मार्क्स दे रहा है उतना ही सोचना, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना तुम लोगों को। अब एक सवाल बन, ये तो हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो तुम्हारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत बार पूछा है आज तक, बहुत बार, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस क्या है कि अपने को ना एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता है, अपने को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता है एट वेरियस पोजिशन, एट वेरियस पोजिशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या फाइंड आउट करना रहता है अपने को? एनर्जी एट अ डिफरेंट लोकेशन, एनर्जी एट अ डिफरेंट लोकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 4 मार्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आज, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा, ये लंबा रहता क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देख। सबसे पहले अपने को वही अपना डेरिवेशन, थोड़ा माल मसाला तो लिखना पड़ेगा कि ये ऐसा वैसा ये सब, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे, हाँ, क्या हुआ बोल, जीवन भी लिखना पड़ेगा। क्या हुआ?
कीवर्ड लिखने का है कीवर्ड। सर, आप कंटिन्यू करो। हाँ ठीक। तेरा माइक नहीं चल रहा है क्या ठीक से? चल रहा है माइक क्योंकि आवाज काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा है इससे। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन है derive the expression of minimum speed at various location along the vertical circular motion. Along the vertical circular motion, ये क्वेश्चन आता है। मैं एनर्जी भी बोल देता बट एनर्जी आगे रहेगा। चलो देखेंगे अपन, एनर्जी भी रहेगा यार कहीं में। अपने को क्या करना, derive the expression for minimum speed at various location along the vertical circular motion। काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, काफी ज्यादा फेमस। अब इसमें क्या अज्यूम करना अपने को, देखो इसने क्या बोला, अब यहाँ पे तुम लोग खुद देखो, एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम स्पीड एट वेरियस लोकेशन। मतलब क्या बोलता हूँ कि तुम्हारी स्पीड बदलेगी ही बदलेगी। तुम्हारी स्पीड क्या होने वाली है, हर एक जगह पे बदलेगी। इसका मतलब क्या, उसने रस्सी से बांधा रहेगा उस बॉल, क्या किया रहेगा, रस्सी से बांधा रहेगा उस ऑब्जेक्ट। तब जाके क्या होगा, उसकी स्पीड हर एक जगह पे क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर ये स्पीड अलग अलग है हर एक जगह पे, तो ये सर्कुलर मोशन का कौन सा टाइप है, वेदर इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेदर इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसने खुद बोला। देखो क्वेश्चन को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा क्या, कि तुम्हारी स्पीड हर एक जगह में बदल गई। इफ योर स्पीड इज चेंजिंग एट एवरी लोकेशन, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि ये वर्टिकल, ये जो मोशन है भाई, ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं स्पीड वगैरह के बारे में, थोड़ा मास भी लिखते हैं। कंसिडर ऑब्जेक्ट, consider an object of mass m, consider object of mass m attached to a string है। मैं रॉड से अटैच नहीं करूंगा इसको, अगर रॉड से अटैच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन कन्वर्ट हो गया किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो रॉड से नहीं कनेक्ट करूंगा, रस्सी से कनेक्ट करूंगा। कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is attached to a string, which is attached to a string. It is attached to a string and revolve in a vertical circle, and it is revolve in a vertical circle. Vertical circle, अरे वो सर्कल है तो रेडियस भी होगा। वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस कितना लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं, रेडियस स्मॉल। यहाँ तक समझ में ये पॉइंट, क्या ये हमारे पॉइंट में कुछ डाउट है, या तो कोई डाउट नहीं, चलो ठीक। Consider the object of mass m which is attached to a string and revolve in a vertical circle and a radius r। ठीक है, अब देखो और क्या लिख सकते हैं, at every point particle या फिर object, at every point object is acted upon by its weight, प्रणय वेट का फॉर्मूला बता। मास इंटू जी। मास इंटू जी, देख मास नहीं बदल रहा है ना, नहीं सर। नहीं ना, ओके।
इट इज एक्टेड अपॉन बाय इट्स वेट एंड, देखो दो फोर्स लगते हैं। सबसे पहले तो वेट है उसका, जो उसको क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा। सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर नहीं, ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचेगा। और इसके बाद देखो ये रस्सी है, मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, टेंशन। क्या होता है, टेंशन फोर्स। द एट एवरी पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय इट्स वेट एंड, बोल। सर टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना? सही बात कर रहे हैं, टेंशन ही क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। At every point, the object is acted upon by its weight and tension in the string. Tension in the string. ये दो फोर्स एक्ट करते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कुछ देखते जरा, सोचते हैं। देखो कभी कभी क्या होगा, जैसे तुमने रस्सी से बांधा उसको, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, रस्सी से बांधा, और मैं घुमा रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को, और क्या होगा ना, मेरी रस्सी थोड़ी सी ऐसा लूज है, मेरी रस्सी क्या थोड़ी लूज है। तो जैसे मेरा ऑब्जेक्ट टॉप के ऊपर जाएगा, तो रस्सी लूज होने के कारण क्या होगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधा और मैंने घुमाया उस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, सबसे टॉप पोजीशन पे चलेगा, सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर चलेगा। बट जो मेरी रस्सी है वो ज्यादा बोलते ना वीक है। वीक इन द सेंस, ऐसे कोई काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, काफी स्लैक, जैसे स्लैकन बोलते, स्लैकन मतलब क्या, एकदम ढीली डाली। अब जैसे ही कुछ रस्सी मेरी ढीली डाले तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। मतलब उसके वेट के कारण क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। तो देखो आधा ही सर्कल कंप्लीट किया उसने, और वो सीधा ड्यू टू इट्स वेट वो सीधा कहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जैसे ये सब कुछ मोशन परफॉर्म हो रहा है, तब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि इसने पूरा सर्कल कंप्लीट कर, तब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, उस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन मिनिमम स्पीड देना पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट अपना कंप्लीट सर्कल परफॉर्म कर सकता। अगर उस मिनिमम स्पीड से भी कम स्पीड में अगर उस ऑब्जेक्ट को मैंने घुमाया, तो ऑब्जेक्ट तो सीधा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे तुमने देखा था इसमें कौन सा वेल ऑफ डेथ में, वेल ऑफ डेथ में क्या था, कम से कम इतने स्पीड से तो तुमको जाना ही है, तब जाके तुम लोग उस वेल ऑफ डेथ में अच्छे से घूम पाओ। अगर इससे कम पे गए तो वेल ऑफ डेथ में घूम नहीं पाओगे, सीधा नीचे गिर जाओगे। सेम ऐसा यहाँ पे सर्कुलर मोशन। सर वेल ऑफ डेथ को वर्टिकल कर दिया तो? हाँ वही ना, उसी का एग्जांपल है, मैं उसी का रेफरेंस लिया। अगर इसके केस में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी से, मिनिमम स्पीड से अगर नहीं घुमाया, तो ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ऑब्जेक्ट इन दिस केस, in this case for object to perform complete circular motion, to perform complete circular motion, it should have certain minimum speed, मतलब कम से कम इतनी स्पीड तो होनी चाहिए कि कंप्लीट कर ले सर्कल। In this case, the object to perform complete circular motion, it should have certain minimum speed. It should have certain minimum speed. It should have certain minimum speed. या तो ठीक है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट कि ऊपर से आ रहा है। अगर इसका तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम लोग क्या करो, तुम्हारे घर पे रस्सी वगैरह हो, रस्सी इन द सेंस जो धागा वगैरह होता है ना, जिससे तुम लोग कपड़े को सिलाई करते हैं, धागा तो होगा सबके पास, होता है। उस धागे को क्या करो तुम लोग कि ना, एक कर सकते हो क्या, तुम्हारे घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे घर पे सैनिटाइजर का बॉटल होगा, छोटा सैनिटाइजर का बॉटल हो गई सबके घर पे, अभी तो कोरोना भी अपने आप है,
जो सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर की बोतल, उसके रस्सी को तुम उसको ना रस्सी से बांध दो, क्योंकि देखो सैनिटाइजर का बॉटल क्या वेट ज्यादा, वेट नहीं मास ज्यादा, तो तुम लोग को दिखेगा उसे। अब क्या करना तुम लोग कि रस्सी सर से नहीं होगा बांध के, सर। क्यों नहीं होगा सर उसमें सैनिटाइजर है सर, वो ऊपर नीचे होगा घुमा तो। भाई, तू बात तो मान ले मेरी। अरे सर ऐसा एग्जांपल दो ना जिसमें सर मतलब करना क्या ऐसा होगा क्या? सुनेगा, आधा अधूरे बात में इंटरप्ट करते हो तुम लोग, जरा सुनो मेरी बात। मैंने सैनिटाइजर की बोतल लिया, छोटी सी बोतल जो रहती, उसको मैंने रस्सी से बांध दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको घुमा रहा हूँ सैनिटाइजर की बोतल। अगर तुम लोगों ने ज्यादा स्पीड से घुमाया तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने ज्यादा स्पीड से घुमाया, मतलब जो तुम लोग को रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड होती है उससे ज्यादा स्पीड से अगर तुम लोगों ने घुमाया तो पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अब क्या करना, धीरे धीरे तुम लोग उसकी स्पीड को कम करो। धीरे धीरे तुम लोग क्या करो, उस वो जो सर्कुलर मोशन है उसकी स्पीड को कम करो, एकदम धीरे से तुम लोग घुमाओ उसको। अब जैसे तुम लोग धीरे से घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, तो सैनिटाइजर की बोतल नीचे से ऊपर तक तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी, बट जब सैनिटाइजर की बोतल उसके मैक्सिमम हाइट के ऊपर रीच कर पाएगी ना, उस तुम्हारे सीधे हाथ में आके गिरे, तो सीधे तुम्हारे हाथ में आके गिरने वाले, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हुआ कम। वो क्या हो गया, आधे में वो अपने टॉप पोजीशन पे चले गया और सीधा वेट के कारण तुम्हारे हाथ पे गिरा। बट अगर वही फिर बाद में क्या कर रहे हैं तीसरे केस में, अब तुम लोग जोर जोर से घुमाओ सैनिटाइजर के बोतल, अब तुम लोग देख पाओगे कि पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एक पर्टिकुलर सर्कल और एक वर्टिकल सर्कल में अगर उसको घुमाना, तो उस ऑब्जेक्ट को मुझे एक मिनिमम स्पीड देनी ही पड़ेगी, मिनिमम स्पीड या फिर उससे ज्यादा स्पीड देनी ही पड़ेगी, तब जाके मेरा ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। बट अगर उस मिनिमम स्पीड से अगर मैंने कम स्पीड दिया, उस मिनिमम स्पीड से अगर मैंने कम स्पीड दिया तो क्या होगा, तो वेट के कारण, उस ऑब्जेक्ट के वेट के कारण वो सीधा कहाँ पे आएगा, और सरफेस की तरफ आएगा, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हुआ। समझे मेरी बात? हाँ सर। समझा? एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखना क्या मैंने जो बोला वो सच्ची में होता है कि मैं सिर्फ फेक रहा हूँ। तो बचपन में बहुत ट्राई किया। बचपन गया रे भाई, इधर कल का याद नहीं रहता अपने को, तू बचपन की बात कर। एक बार ट्राई करके देखो, क्या यही सच्ची में होता है कि भाई ये फिजिक्स भी अपने को पागल बना। एक बार ट्राई करना, ठीक है? बस कितना टाइम बात कर, आई थिंक सो 5 मिनट्स था। ओके चलो, ये डेरिवेशन तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले रहा हूँ। उसके पहले मैं तुम लोग एक सम दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना है 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट इनफ है, ऐसे सम के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अपने पास टाइम है 5 मिनट तक कर लेते हैं। चलो एक सम देता हूँ तुम लोगों को। यस, मैं नीचे लिखता हूँ इसके, अगर मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ उसको देखो। चलो इसके ऊपर लिखता हूँ सर। मैं डायरेक्टली गिवन वगैरह लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम लोगों को सब नोट करके सब दे रहा हूँ इन सारी। तो डायरेक्टली गिवन लिख के दे रहा हूँ। गिवन में क्या क्या है, अपने पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितना 120 सेंटीमीटर। उसके बाद है मेरे पास मास ऑफ द बॉब इज 150 ग्राम। उसके बाद a bob is revolved in a horizontal circle of radius 0.2 meter. Calculate the tension in the string. Tension in the string चाहिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, और जी के वैल्यू लेना है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ बोल, क्या हुआ तेरा आवाज अभी भी नहीं आ रहा मुझे ठीक से। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब इसके लिए तुम लोग को ना वो जो मैंने डायग्राम बना था ना कोनिकल पेंडुलम में, जो मैंने डायग्राम बना था कोनिकल पेंडुलम में,
उस डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व करो और उससे उसमें उसमें कौन सा फोर्स मुझे टेंशन प्रोवाइड करता है उसकी वैल्यू को देखो जल्दी क्विकली। कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन निकालो, उसके अंदर जो मैंने डायग्राम बना उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। चलो नहीं तो क्या करो, ये सवाल तुम लोग एक असाइनमेंट की तरह एज अ वन असाइनमेंट। सर हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो सकता है। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन अलग। फोर्स, आप कैसे भी देखो, मुझे आंसर से लेने देना। एक फॉर्मूला के अब मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एम आर अगर तो का स्क्वायर कौन सी भी मेथड फॉलो करो, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं, बस आंसर आने से मतलब। कोई भी मेथड गलत फॉलो आया करो तो ना, मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, तुम लोग ये सब बोल रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह, ठीक है सब सही है। अरे बट आपने बस कुछ दिया है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, ऐसा कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। अगर जो चीजें नहीं है उस चीजों का यूज करके अपने को आंसर मिलेगा कभी? अपन लोग खुद से अज्यूम तो नहीं कर सकते कि हाँ वाह, लेट अस अज्यूम दैट द एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 रेडियंस पर सेकंड। पॉसिबल है क्या ऐसा? देखो जो चीजें अपने को गिवन है उससे ही अपने को आंसर बना, कुछ भी कर, ठीक है? तो ठीक है, एज अ असाइनमेंट ले लो ये क्वेश्चन, क्योंकि अपना टाइम खत्म हो चुका है। एज अ वन असाइनमेंट, और इसको सॉल्व करना, और स्पेशली में गर्ल्स के सर लिए। हाँ, सर लेकिन उसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे? अब ये तो तुम्हारे लिए ना यार असाइनमेंट है छोटा सा, एक बार डायग्राम तो देख लो। हाँ सर ट्राई करेंगे। ट्राई करना, देखो ट्राई करना इम्पोर्टेंट। गलत हो गया चलेगा, कोई टेंशन नहीं, थोड़ी एग्जाम दे लो। गलत हो गया तो सीखोगे कम से कम, फिर बाद में गलती नहीं करोगे, ठीक है? डायग्राम को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, तुम लोग खुद ही आंसर ढूंढ लोगे, मैं श्योर बोलता हूँ। तुम लोग एक बार डायग्राम को देखो ठीक से, 100% आंसर दे पाओगे तुम, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना रखते सेशन। सर अब बोलो। सर अगर कौन सा भी चीज सर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है सर, उसका थोड़ा वेट मतलब कम होता है। ना रे बाबा, मुझे बता फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले ये बता, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। ऑब्जेक्ट के मास का क्या संबंध है उससे? नहीं सर, क्योंकि मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा सर, उसमें वो एक रॉड था सर, उसमें आगे है ना सर ऐसा डिस्क जैसे चीज लगाया था सर, वो बहुत भारी था, मतलब 40 kg था। तो सर वो उठा नहीं पा रहा था, पर उसने समझा अगर मैं वो, उसको समझा समझा, वो पहले वो उस 1000 व्हील को RPM पे घुमाता। किया ना सर, तो उठा पा रहा था वो। भाई वो फिनोमिनन अलग होता है रे बाबा। वो फिनोमिनन जो उसमें वो तेरा व्हील भी घूमता है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को कभी घुमाया नहीं है। वो ऑब्जेक्ट वहां पे खुद के अराउंड रोटेट करता है, फिर मैं क्या करता हूँ उसको घुमा के ऐसे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हूँ। वो फिनोमिनन सर अलग है, दो दो ये बार फिनोमिनन अलग। सर्कुलर मोशन होता है। हाँ, अपने यहाँ पे अपना पार्टिकल कभी खुद के अराउंड घुमा नहीं अभी तक, अपने सर तो पार्टिकल। उसमें वेट कैसे आया सर, बोल रहा नेग्लिजिबल हो जाए। कौन सा? सर मतलब उसमें वेट कैसे अफेक्ट नहीं किया? मतलब तो ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन में वेट अफेक्ट करना चाहिए। हाँ सर। अभी तक अपन जितने भी मोशन परफॉर्म कर, स्पेशली हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी तक अपन ने पूरा देखा है। अब पूरे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहीं पे भी तूने रॉड का इस्तेमाल किया है? नहीं सर। अभी तक देखा कहीं पे भी रॉड का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। जितने भी इस्तेमाल हुआ किसका हुआ? स्ट्रिंग का हुआ, स्ट्रिंग का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अपन जो मास कंसिडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो मास बहुत ज्यादा हाई नहीं ले रहे, मास बहुत ज्यादा हाई नहीं ले रहे। और एक चीज, अपने केसेस में जितने भी अभी तक फॉर्मूलेज होते हैं उस सभी केसेस में सिर्फ स्ट्रिंग रोटेट होती है, सिर्फ स्ट्रिंग घूमती है, बट स्ट्रिंग से अटैच हुआ हुआ ऑब्जेक्ट वो खुद के अराउंड रोटेट नहीं करता, हाँ सर। खुद के अराउंड रोटेट नहीं करता। अगर रोटेट करता तो वो अलग बात होती, बट यहाँ पे खुद के अराउंड रोटेट नहीं करता। इसलिए अपनी जो फ्रीक्वेंसी, और वैसे भी देखा अपने जो फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला तो गलत नहीं है, फॉर्मूले को अच्छे से मैंने हाँ रिजॉल्व सर कर दिया। समझा मैं, पर सर उस केस में कैसे हुआ सर, वेट के बारे में वो बताओ ना सर। कौन सा? वो जो उस बंदे ने घुमाया वो? हाँ सर।
इसका क्या सीन है यार, उसको मुझे याद भी नहीं आ रहा, एक बार देखा था मैंने वीडियो। चल मैं देखता हूँ एक बार वीडियो, मुझे भी याद नहीं आ रहा ठीक से सर्कुलर मोशन कैसे लेता है, एक बार देखता हूँ वीडियो फिर बताता हूँ, ठीक है? हाँ सर। सर मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार देखा था वीडियो, बहुत कितना एक 6-7 महीने पहले देखा मैंने। हाँ क्या हुआ बोल। सर इसका आंसर आपको पता है क्या? आंसर मुझे, मैंने नहीं सॉल्व किया अभी तक। सर मेरे को 1.35 मिल रहा है, कुछ ऐसा कुछ आ सकता है? मे बी देखते हैं ना अपन इसको बाद में, लिख के रखना बस आंसर। मैंने आंसर सर अभी तक solve मैंने कर खुद सॉल्व देंगे। नहीं किया, एक बार ट्राई सर करो मेरे सर को बोल एक देखो। एक का लिंक बैठा है, लेकिन सर एक लिंक नहीं मिल रहा। ठीक है चलेगा ना, मैं बता दूंगा तुझे, कोई टेंशन। और थोड़ा और इवॉल्व कर उस क्वेश्चन को, देख कोई और अलग हाँ मेथड से कुछ हो रहा है। ठीक है। चलो ठीक है।